हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है लॉर्ड लिटन। इनका जो टेन्योर था वो 1876 से 1880 तक रहा है। मतलब बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर जो है इनका टाइम पीरियड रहा है उनके काम करने का एज अ वाइस रॉय। पर इस 4 साल में भी जो है उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए ना, बिल्कुल कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही प्रभाव डाल गए। तो अब अगर हम इनकी बात करें तो जब ये यहाँ पे एज अ वाइस रॉय काम कर रहे थे, तो हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर जो है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी और वहाँ के पीएम थे बेंजामिन डिज़राइल। ये जो है एटलीस्ट 2 बारी जो है पीएम बन चुके थे। पहली बार जब ये पीएम बने थे ये 1868 में बने थे, जब भारत में सर जॉन लॉरेंस एज अ वाइसराय काम कर रहे थे। अब जब ये सेकेंड बारी पीएम बने थे ये 1874 में बने थे और 1880s तक, तब जो है ये लॉर्ड लिटन जो है एज अ वाइसराय काम कर रहे थे और ये उनके ही प्रतिनिधि थे। तो इसीलिए जो है उनकी नीतियाँ भी कहीं ना कहीं उनकी जैसी कुछ कह सकते हैं प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनरीज और कंजर्वेटिव थी। तो एक तरह से आप कह लो पुरानी और सीमित जो हैं उनकी पॉलिसीज़ रहीं। इसीलिए जो है इन्हें जो है वाइसराय ऑफ रिजर्व कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। अब वाइसराय ऑफ रिजर्व कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी ताकि जो है शांति व्यवस्था बनाई जा सके, उसके रिप्लेसमेंट में इन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें की, मतलब अपोज में काम किया। शांति बनाने की जगह अशांति बना दी, अशांति क्रिएट कर दी। तो इसीलिए जो है इन्हें रिजर्व कैरेक्टरिस्टिक्स का वाला वाइसराय बोला गया। अब हम इनकी पर्सनल बात करें, पर्सनल लाइफ की, तो ये एक साहित्यकार थे और एक कवि थे। तो उनमें से कुछ इनके बेसिकली वर्क्स पे बात करें तो जो पोएम थी वो थी ओवन मेरेडिथ 1880s की, और नॉवल जो था वो था ल्यूसिल 1860s का। ये जो है ओवन मेरेडिथ जो है बेसिकली इनका खुद का ही एक पेट नेम है, जिस पे उन्होंने एक पोएम्स की सीरीज़ बनाई थी। अब हम बात करते हैं इनके शासन में या बेसिकली इनके जो है एज अ वाइसराय वर्क में क्या क्या काम हुए, या फिर हम क्या कह सकते हैं क्या क्या घटनाएं घटी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 1877 की। तो 1877 में पहला जो है दिल्ली दरबार लगाया गया था, जिसमें कई बारी बोला जाता है 1 जनवरी को और कहीं कहीं आपको मिलेगा 1 फरवरी को। तो ओवरऑल जो भी बात है, पहला दिल्ली दरबार जो है इनके शासनकाल में आया। अब ये क्यों लाया गया या क्यों जो है दिल्ली दरबार को किया गया, वो इसीलिए ताकि जो है ब्रिटिश साम्राज्य का जो प्रभाव है वो भारत में दिखाया जा सके। तो ओवरऑल बुला के इन्होंने क्या किया, एक राज उपाधि अधिनियम 1876 लाया, जिसके तहत जो है 1877 में वहाँ की जो महारानी विक्टोरिया थी उसको केसरे हिंद की जो है उपाधि दे दी। अब उपाधि दे दी, ठीक है, आपने पूरा एक दरबार लगाया, अच्छा खासा खर्चा किया। तो इस चीज़ों से हुआ उनका क्रिटिसिज्म। क्यों? क्योंकि भाई आप जहाँ यहाँ पे पूरा दरबार लगा रहे हो, हमने बात की 1877 की, पूरा दरबार लगा रहे हो, उस पर पूरा खर्चा पानी कर रहे हो, वहीं हम अभी बात करें ना 1876, इवन उससे 1 साल पहले 1876 से 1878 तक भाई बहुत तगड़ा वाला काल आया हुआ था। यहाँ कंडीशन इतनी ख़राब है कि भाई अकाल से लोग मारे जा रहे हैं और यहाँ जो है दिल्ली दरबार लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, इस बात पे तो क्रिटिसिज्म होगा ही कि एक तरफ जहाँ अकाल है वहाँ यहाँ शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। अब हम देखें ये अकाल आया, ठीक है, हम एक बारी रफली आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि अकाल कहाँ से कहाँ तक जो है फैला है अपने मैप के थ्रू। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैप कोई बहुत अच्छा तो नहीं है बट ठीक है, हम अगर मैप से समझने की कोशिश करें तो हमने अभी ये देखा बॉम्बे, तो बॉम्बे इधर की साइड पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, रफली आइडिया ये एरिया कवर हो गया।
फिर बात करी मद्रास की, तो मद्रास से भी जो है रफली आइडिया इधर की तरफ कवर हो गया। हैदराबाद की बात करी तो रफली इधर का एरिया कवर हो गया। अब बात करते हैं पंजाब की, तो रफली ये एरिया कवर हो गया, ठीक है, ये एरिया कवर हो गया। और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो ये सारा एरिया कवर हो गया। और हमने ये भी पढ़ा था, इनसे पहले जो वाइसराय आ चुके थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, उनके काल में भी जो है बंगाल में बेसिकली वो आया था अकाल, तो इधर का हम एरिया अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं। और एक जो है बिहार का, और इधर जो है बंगाल का एरिया मान लेते हैं। ये दो जगह जो है उनके काल में आया था, जो बेसिकली कंटिन्यू ही रहा। तो इतना सारा एरिया आप देख रहे हो, ये इतना सारा एरिया जो है कवर कर रहा है, जो मैप में ही इतना घोच पोच हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये ऑलरेडी कितना ज़्यादा फैला हुआ था, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और इससे लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हुई होगी। और कितने लोग जो हैं, देखो अप्रॉक्सीमेटली 5 लोग मारे भी गए। और ये तो डेटा है, और कुछ तो ऐसे भी फैमिलीज़ होंगी जो इस डेटा में शामिल ही नहीं होंगी। तो इतना बड़ा अकाल आया और यहाँ भाई दिल्ली दरबार लगा है। इसी वजह से जो है इनका खुद का भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। तो अब क्या हुआ भाई, 1878 तक आते आते इन्होंने क्या किया, रिचर्ड स्ट्रेची थे, उनकी अध्यक्षता में पहला फेमाइन कमीशन जो है अपॉइंट किया गया। चलो ठीक है, अकाल आयोग बना दिया गया। प्रांतों में अकाल के लिए उन्होंने क्या बात करी कि जो अकाल के लिए ना एक कोष देंगे, बेसिकली जो 15 लाख रुपए डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो है यूज़ किया जाएगा, और बेसिकली उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो ठीक है, ये कह दिया गया। पर एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में जो फेमाइन कोड है ना, इसको एक्सेप्टेंसी 1883 में मिली। मतलब सिचुएशन कहाँ चल रही है 1876 की, और ओवरऑल कहाँ जाके ये कोड एक्सेप्ट हुआ है, वो है 1883। यही सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से भाई ये कंसिडर किया जाता था कि ये अपने प्लेजर में इतना ज़्यादा डूबे हुए थे, और जनता की कंडीशन इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक हो चुकी थी कि नेशनलिस्ट फीलिंग का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है इनके टाइम पीरियड में यही रहा है। सबसे ज़्यादा जो है नेशनलिस्ट फीलिंग इन्हीं के काल में उभरी। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, जैसे कि इनके टाइम पीरियड में हुआ या इन्होंने करा। 1878 में इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया। अब इसमें क्या था, इसमें उन्होंने क्या किया, जितनी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र थे उनको बंद किया। क्यों? क्योंकि भाई वो उनके खिलाफ कुछ छाप ना पाए, क्योंकि अगर वो छापेंगे नेशनलिस्ट फीलिंग और उभरेगी, क्योंकि भाई क्रिटिसिज्म तो होना बनता ही था, और वही क्रिटिसिज्म होगा और वो फैलेगा, तो इनके लिए दिक्कत है, ब्रिटिशर्स के लिए। इसी वजह से उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू कर दिया। अब जो पहले से एक ICS ऑफिसर रह चुके थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने जो है इसे गैंगिक एक्ट जो है इसे बोला। बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसे व्यक्ति या समुदाय की बात को रोकना जिनकी आवाज़ को दबाया जाना है बेसिकली। ठीक है भाई, ये भी उन्होंने बोल दिया। अब ऐसा था ही क्या भाई, ठीक है, उन्होंने न्यूज़पेपर्स को बंद किया, अगर वो फिर भी छाप दे तो क्या होगा। तो उसके ऑलरेडी सेक्शन 9 में मेंशन करा था कि जो मजिस्ट्रेट है ना, उसको ये राइट दे दिया जाएगा कि जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ भी अगर प्रकाशित हो रहा है, पहले तो होना नहीं चाहिए, और अगर हो रहा है तो उनके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी प्रेस छाप रही है उनके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको जब्त कर लो। और अब जब्त करोगे, ठीक है, वो केस कर दे, तो भाई केस करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो न्यायालय में जा ही नहीं सकता। तो आप जब उसके इक्विपमेंट्स ही ले लोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है छापेगा नहीं। इसीलिए जो है उन्होंने ये सेक्शन 9 लगाया। ठीक है, सेक्शन 9 लगा दिया, बट इंडियंस ने इसका भी हल निकाल लिया। अब इससे पहले ना एक जो है अमृत बाज़ार पत्रिका छपती थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है बेसिकली इसमें हेल्प किया। ये ऐसा अखबार था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम था। अब ये छपता था पहले बंगाली में, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने कर दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू बंद कि भाई आप रीजनल लैंग्वेजेस में छाप ही नहीं सकते। तो इन्होंने हल निकाला
जो श्री कुमार घोष थे, हम अब बंगाली की जगह अंग्रेज़ी में छाप देते हैं। अंग्रेज़ी में छाप देंगे तो रोक ही नहीं पाएंगे ना, उनका कोई भी नियम का उल्लंघन हो ही नहीं रहा। उन्होंने कहा रीजनल लैंग्वेज के जितने भी न्यूज़पेपर हैं जो उनके अपोज में बोल रहे हैं उनको बंद कर दो। कर दिया, ठीक है। अब भाई इंग्लिश तो उनकी खुद की लैंग्वेज है, इसीलिए वो अपना जो है उन्हीं नियमों के दायरे में रहते हुए राष्ट्रवादी संदेश को अपना आगे बढ़ाते रहे। अब हम बात करते हैं इसके बाद में 1878 में ही जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उन्होंने लागू किया, और एक तरह से ये कह लो फेमाइन कमीशन भी बेसिकली उसी ईयर लाया, और उसी ईयर ही आर्म्स एक्ट लाया। अब आर्म एक्ट में क्या था कि जो है हथियार रखने के लिए ना उन्होंने काफ़ी कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ताकि कोई रेबेलियन हो ही ना पाए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अब जो है भारतीयों को जितने भी हथियार रखने हैं उसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी था, और जो लाइसेंस था उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, और उसके लिए काफ़ी सारे नियम थे। अब ये इसीलिए किया गया ताकि हथियारों के इस्तेमाल में बिल्कुल कहते हैं ना उसे नियमित कर सकें, वो कंट्रोल कर पाएँ, ताकि जो है कोई रिवॉल्ट हो ना। अब इसके बाद में क्या हुआ, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की बात करते हैं। उसमें क्या था, जो लिटिन थे ना वो भारतीयों को ICS में एंट्री नहीं देना चाहते थे, वो ना तो कंपटीशन में उन्हें हिस्सा बनाना चाहते थे। तो उन्होंने ओवरऑल एक ट्रिक लगाई, अपना दिमाग लगाया कि क्या करते हैं, उच्च परिवार के जो भारतीय हैं ना उनका नामांकन शुरू करा दिया। क्यों? क्योंकि वो अगर हाई क्लास सोसाइटी के लोगों को लेंगे तो वो उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं और वो जो है ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर देंगे। तो अब बेसिकली अगर वो उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेंगे जो उन्हीं के साथ चलेंगे, उन्हीं की बातों को मानेंगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए उसने क्या किया, जो 1/5 इंडियन थे उनको कैसे रिक्रूट किया, बिना किसी कंपटीशन के, क्योंकि रिक्रूट करना ज़रूरी था। तो 1/5 ऐसे ही रिक्रूट कर लिए, तो अब भी सत्ता उन्हीं के हाथ में थी। और इसीलिए जो है ICS के लिए जो मैक्सिमम एज थी 21, उसको 19 कर दिया 78 में, जो लंदन में जाकर एग्ज़ाम देने के लिए होती थी। इसी के खिलाफ इसीलिए जो है SN बनर्जी जो थे उन्होंने ऑल इंडिया लेवल मूवमेंट को शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं इनके काल में और क्या क्या हुआ। तो अब जो है बात है सबसे मेन चीज़ कि भाई सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ। अब सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर तो भाई फर्स्ट भी कभी ना कभी तो हुआ होगा ना, तो हम फर्स्ट को भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें जो बेसिकली 1838 से 42 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय पे हुआ था, हमने ऑलरेडी इसे कवर किया है। अब लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर क्या हुआ था कि उनको ऑलरेडी डर था कि जो रशियन ज़ार है और बेसिकली नेपोलियन है वो अटैक ना कर दे, तो ये सारी सिचुएशन का उन्हें डर था। और जो अफ़गानिस्तान था वहाँ पे जो है दोस्त मोहम्मद खान, उनके बेटे मोहम्मद अकबर का जो है सिख महाराजा रणजीत सिंह से भाई वो चल रहा था पेशावर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट। तो उस कॉन्फ्लिक्ट में जो है दोस्त मोहम्मद खान ने कहा था कि ब्रिटिशर्स हेल्प करें, बट अब ऑकलैंड के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो अफ़गानिस्तानियों के बेसिकली सपोर्ट में चला जाए या फिर क्या करे, दोस्त मोहम्मद खान पे जो है सिखों के साथ जो है अच्छी फ्रेंडशिप बनाए रखते हुए उनके साथ में एक कठपुतली शासक को बिठाएं और अफ़गानिस्तानों को हरा दें, तो उनसे पर्शिया और रशिया को रोकने बेसिकली उनसे कोई डर नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो है उसने फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर किया, बट उसके साथ सही नहीं हुआ। सही मतलब इन सेंस ऐसे कि बेशक वो जीत गया, पर जीतने के बाद भी हार गया क्योंकि वहाँ की जनता ने उनके कठपुतली शासक को मार दिया। तो उसको इसीलिए जो है मोस्ट अनसक्सेसफुल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अब ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन ये रही। इससे बाद भी हमने पढ़ा था जब सर जॉन लॉरेंस का काल था, उसमें भी कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी जब एंग्लो अफ़गान वॉर की सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर की ज़रूरत थी, बट उन्होंने समझदारी दिखाई और अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया। पर भाई यहाँ मैंने कहा ना कि ये बिल्कुल ही कहते हैं जो है
रिजर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक वाले वाइसराय थे, इसीलिए इन्होंने तो भाई अपोज ही किया और सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर किया। अब क्यों किया? वही वाली बात कि रशिया का प्रभाव बढ़ रहा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ के शासक जो थे जो है अली खां, उनको एक मिशन भेज दिया काबुल में। अब उन्होंने जब मना किया तो लिटिन ने वहाँ पे अटैक करवा दिया और जीत के वहाँ का एक गांव था गंडामक, जहाँ पे वॉर हुआ, तो वहाँ पे ट्रिटी साइन की गई मई 26, 1879 में। तो ट्रिटी में क्या बात की गई कि भाई काबुल जीता है तो काबुल उनका जो बेटा है याकूब खां, उसको वहाँ का अमीन बना दिया। और जितने भी, क्योंकि उन्हें भाई अब एरिया से मतलब नहीं था, बेसिकली रशियन इन्फ्लुएंस से डर था, इसीलिए अब बस उन्होंने ये किया कि जितने भी फॉरेन रिलेशंस थे उन पे उनका कंट्रोल रहेगा, बाकी तुम जो है याकूब खां को अमीन बना दो। अब ठीक है, उसने जीत लिया, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी हो गया। बट वही प्रॉब्लम जैसे भाई लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पर हुआ था, वो बेशक जीत गया पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से जो पीएम थे वहाँ के, उनको क्रिटिसिज्म मिला और वो इलेक्शन में हार गए। इसी वजह से जो है लिटिन को भी रिज़ाइन करना पड़ा। और उसके बाद में जो है नया गवर्नर जनरल ने नया वाइसराय अपॉइंट किया गया, जो था लॉर्ड रिपन। तो आप देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी काम किए जो बेसिकली काफ़ी कंजर्वेटिव और रिएक्शनरिस्ट थे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लॉर्ड रिपन की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट्स और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।